गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय इस चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं और यूनिट का नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें एक चैप्टर का नाम है आपका उपयोगिता विश्लेषण, दूसरा चैप्टर है आपका उपभोक्ता संतुलन, तीसरा चैप्टर है आपका मांग विश्लेषण और चौथा चैप्टर है आपका मांग की लोच। इसमें आज हम पहले चैप्टर दैट इज उपयोगिता विश्लेषण को शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर आज ही खत्म भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उपयोगिता का अर्थ। अब उपयोगिता का मैं आपको अर्थ बताऊं उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो समझना। मैं सुबह उठा और उठते से ही मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी। मैंने क्या किया? पानी पी लिया। पानी पी लिया तो क्या हुआ? मेरी प्यास बुझ गई। तो इसका मतलब पानी ने मेरी प्यास को बुझाने का काम किया। मतलब पानी में मेरी प्यास बुझाने की शक्ति थी, मेरी आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति उस पानी में थी। तो मैं ये बोलूँगा कि पानी में उपयोगिता है। मतलब ये कि ऐसी कोई भी वस्तु जो उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि करने की शक्ति रखती है, उसे ही कहा जाता है उसकी उपयोगिता। तो अगर मैं उपयोगिता के अर्थ की बात करूं तो उपयोगिता का अर्थ होता है वस्तु के अंदर उपभोक्ता की इच्छा या आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति होना ही उपयोगिता कहलाता है। मतलब अगर किसी वस्तु में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की, उसे पूरा करने की शक्ति है तो हम बोलेंगे उस वस्तु में उपयोगिता है। और अगर किसी वस्तु में किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि या आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति नहीं है तो उसे हम बोलेंगे कि वस्तु में उपयोगिता नहीं है। तो उपयोगिता का मतलब क्या हुआ? उपयोगिता का मतलब वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति ही उपयोगिता कहलाती है। ठीक, तो उपयोगिता का मतलब आप समझे। उपयोगिता का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये हुआ उपयोगिता का कि किसी वस्तु में अगर उपभोक्ता की आवश्यकता की शांत करने की शक्ति रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे को भूख लगी तो मुझे खाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि खाने में उपयोगिता है। क्यों? क्योंकि खाना खाऊंगा तो उससे मेरी जो आवश्यकता है वो क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी, उसकी संतुष्टि हो जाएगी। तो किसी वस्तु में आवश्यकता करने की अगर संतुष्टि होती है तो उसे हम कहते हैं वस्तु में उपयोगिता है। अब बात आती है कि क्या इस उपयोगिता को हम माप सकते हैं? माप सकते हैं मतलब क्या हम गिन सकते हैं? जैसे अगर रुपए है तो आप गिनती गिन सकते हो, है ना। अगर वजन है तो आप किलो में उसको तौल सकते हो। अगर दूरी है तो दूरी को आप किलोमीटर सेंटीमीटर में माप सकते हो। तो बात यही आती है कि किसी वस्तु में उपयोगिता है या नहीं, क्या इसको भी मापा जा सकता है? क्या इसको गिना जा सकता है? तो आप खुद ही सोचिए कि अगर मैंने पानी पिया तो पानी में उपयोगिता थी, मेरे को प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया, पानी में उपयोगिता है। अब कोई बोलेगा कि पानी में उपयोगिता है या नहीं, तो मैं कहूंगा हाँ है। फिर वो बोलेगा कितनी उपयोगिता है, मैं कहूंगा बहुत है भाई, मेरी प्यास बुझा दी उन्होंने। फिर वो बोलेगा इसको नंबर में बताओ, तो मैं नंबर में कैसे बताऊं? ये थोड़ी बोलूंगा 2 लीटर उपयोगिता है या 5 किलो की उपयोगिता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उपयोगिता होती है किसी भी वस्तु में, उसको मापा नहीं जा सकता। मतलब उसको संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे बहुत उपयोगिता मिली या मुझे उपयोगिता नहीं मिली, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे 5 की उपयोगिता मिली या 15 की उपयोगिता मिली। ठीक, लेकिन अगर हम उपयोगिता को अंकों में नहीं माप पाए तो फिर आगे का चैप्टर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को भी मापने की एक तरीका बना दिया और उस तरीके का उन्होंने नाम रख दिया यूटिल्स। क्या नाम रख दिया? यूटिल्स। कि जैसे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जैसे हम दूरी को किलोमीटर में माप सकते हैं, अगर हमारे पास कोई तरल पदार्थ है तो उसको लीटर में माप सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर हमको उपयोगिता को मापना है तो हम उसको यूटिल्स में माप सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैंने पानी पिया तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे इसमें 50 यूटिल्स मिले, या फिर मुझे इसमें 100 यूटिल्स मिले, या फिर मुझे इसमें 10 यूटिल्स मिले। ठीक,
इसका मतलब मुझे कितना ज्यादा संतुष्टि मिली उसको मैं यूटिल्स में नंबर के साथ बता सकता हूं। तो अर्थशास्त्रियों ने कुल मिला के इतना बोल दिया कि जिस तरह दूसरी अन्य चीजें हैं उनको मापने की कुछ तरीके होते हैं, ठीक इसी तरह हम उपयोगिता को भी, आवश्यकता की संतुष्टि को भी माप लेंगे। और उसको मापने का उनने तरीका क्या बताया? उनने उसका तरीका बताया यूटिल्स। ठीक है, अब ये यूटिल्स क्या है तो बता दिया मैंने आपको, जैसे दूरी मापने का किलोमीटर, ऐसे ही उपयोगिता मापने का यूटिल्स। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर आप ले सकते हो। अब हम देखने वाले हैं उपयोगिता की विशेषताएं, कि उपयोगिता में क्या विशेषताएं होती है। तो उपयोगिता में मेनली दो ही विशेषताएं होती है। पहली कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, दूसरा उपयोगिता एवं लाभदायकता में अंतर होता है। अब ये क्या है भाई? तो पहली विशेषता जो है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अब मनोवैज्ञानिक धारणा है मतलब ये है कि किसी वस्तु में उपयोगिता है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, ये वस्तु पे नहीं निर्भर करता, ये निर्भर करता है व्यक्ति की मानसिक स्थिति पे। जैसे मान लो ये एक बहुत ही प्यासा एकदम तड़पता हुआ इंसान है और दूसरी तरफ ये एकदम खुश जिसको कोई प्यास ही नहीं लगी, है ना। तो एक बहुत प्यासा व्यक्ति और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको प्यास ही नहीं लगी। अब दोनों के सामने अगर हम पानी का एक गिलास रख देंगे तो ये प्यासा व्यक्ति पानी पे टूट पड़ेगा और पी के क्या बोलेगा? अरे बहुत उपयोगिता है, आत्मा संतुष्ट हो गई मेरी। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या बोलेगा? हाँ, पानी नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं है, पानी में कोई उपयोगिता ही नहीं है मेरे लिए इस समय तो, क्योंकि मेरे को प्यास नहीं लगी ना। ऐसा कौन बोल रहा है? ये तो देखो भाई, पानी का गिलास तो वही है, लेकिन दोनों व्यक्तियों के लिए इसकी उपयोगिता अलग अलग है। एक बोल रहा है साहब पानी में बहुत सारी उपयोगिता है, और दूसरा क्या बोल रहा है? पानी में कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि मेरी ऐसी कोई पानी की आवश्यकता ही नहीं है जो ये पानी का गिलास उसको शांत कर सके, और इसकी आवश्यकता की पूर्ति ये पानी का गिलास कर पा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि पानी में इसके लिए उपयोगिता है और इसके लिए उपयोगिता नहीं है। तो एक ही वस्तु जो है वो दोनों व्यक्तियों की मानसिक स्थिति के अनुसार उपयोगिता अपनी बताती है। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए तो उपयोगिता हो सकती है, लेकिन एक वही वस्तु में दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगिता नहीं हो सकती। ठीक, तो पहली हमने विशेषता क्या देखी कि जो उपयोगिता है वो क्या है भैया? वो मनोवैज्ञानिक धारणा है, मतलब व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। दूसरी हमने विशेषता देखनी है कि उपयोगिता एवं लाभदायकता में अंतर होता है। मतलब ये कि अगर एक वस्तु हमारी एक वस्तु में उपयोगिता है, मतलब वो हमारी आवश्यकता को शांत करती है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए लाभदायक भी हो। यानी वस्तु में उपयोगिता होना अलग बात है, लाभदायकता होना वस्तु में दूसरी बात है। जैसे मान लो मैं काजू खाता हूँ, मेरी काजू खाने की इच्छा है, मैंने काजू खाए, काजू ने मेरी आवश्यकता को शांत कर दिया, तो काजू में उपयोगिता है, प्लस काजू खाना फायदेमंद भी होता है, तो मैं कहूंगा काजू खाना लाभदायक भी है। लेकिन यही बात एक शराबी के हिसाब से सोचो कि अगर कोई शराबी है, उसकी इच्छा क्या है? शराब पीने की है, तो उसके सामने अगर शराब की बोतल रख देंगे तो वो क्या कहेगा? शराब में बहुत उपयोगिता है, और है भी उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि शराब उसकी आवश्यकता की संतुष्टि कर देगी, तो वो कहेगा शराब में उपयोगिता है। तो हाँ, उसके हिसाब से शराब में उपयोगिता है, लेकिन शराब ने उसकी आवश्यकता को तो संतुष्ट कर देना है, पर क्या ये उसके लिए लाभदायक है? बताओ, क्या ये उसके शरीर को किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाएगी? नहीं ना। ठीक, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु में उपयोगिता होना एक अलग बात होती है और उसमें लाभदायकता का गुण होना दूसरी बात होती है। एक वस्तु में उपयोगिता है तो जरूरी नहीं है कि उस वस्तु में लाभदायकता का भी गुण हो, मतलब वो वस्तु लाभदायक भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। ठीक, तो ये दो विशेषताएं हमारी उपयोगिता की होती हैं। एक तो कि उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है, और दूसरा उपयोगिता और लाभदायकता में अंतर होता है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि उपयोगिता का क्या अर्थ होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं। एक वस्तु जिसमें अगर उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्टि करने की शक्ति है, आवश्यकता को पूर्ति करने की शक्ति है, तो उसे हम बोलते हैं उपयोगिता। विशेषताओं की बात करें तो दो प्रकार की, एक तो ये मानसिक धारणा होती है, मनोवैज्ञानिक धारणा होती है, और दूसरा क्या कि ये उपयोगिता और लाभदायकता में अंतर होता है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए अगर अभी तक नहीं समझ आया है तो। जैसे मान लो मेरे पास एक तरफ दाल रोटी रखी है और दूसरी तरफ मेरे पास मार्कर रखा है, पेन रखा है, तो क्या होगा भाई? अगर मुझे भूख लगी है
तो भूख लगेगी तो इस भूख को कौन शांत कर सकता है? पेन तो कर नहीं सकता। कौन करेगा ये खाना? दाल रोटी। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस दाल रोटी में उपयोगिता है। क्यों? क्योंकि इस समय ये मेरी आवश्यकता को संतुष्टि कर सकती है। और मैं बोलूंगा कि पेन में कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरी तरफ अगर मान लो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, मुझे तो बस लिखना है ना, मुझे बोर्ड पे लिखना है, तो मुझे किसकी जरूरत है? मार्कर की, पेन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मार्कर, पेन और इंक होगी तो मैं उससे लिख लूंगा। उसकी बजाय मैं खाने से तो लिख नहीं सकता ना। क्या खाना मेरे बोर्ड पे लिखने के किसी काम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। पर वो मार्कर और उसकी इंक मेरे काम आ सकती है। तो मैं इस कंडीशन में बोलूंगा कि जो मार्कर, पेन है उसमें तो उपयोगिता है, लेकिन ये जो भोजन है इसमें कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक। अब तुम ये मत बोल देना कि सर हम तो दाल रोटी से भी लिख लेंगे, दाल की रोटी की पुंगी बना लेंगे, वो पेन बन गया वो, और दाल को इंक जैसे उसमें डाल देंगे और लिख देंगे, लो बन गया मार्कर। अरे भैया आप लोग कर सकते हो कुछ, आप लोग महान आत्माएं हैं, पर मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ ना। मेरी कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं मुझे ये कहती है कि दाल रोटी से लिखा नहीं जा सकता, खाया जा सकता है, और पेन और इंक को खाया नहीं जा सकता, लिखा जा सकता है। फिर उस हिसाब से अगर तुम दाल रोटी से बोर्ड पे लिख सकते हो तो फिर तुम पेन और इंक खा भी सकते हो, वो भी खा लो। चलो गुस्सा मत हो जाता है ना, सर डांटने लगे, ऑनलाइन भी डांट रहे, क्लास में डांटते समझ आता, वो यहाँ भी नहीं छोड़ रहे, यहाँ भी नहीं बख्श रहे। ठीक है, नालायक को नहीं करता। चलो देखो, तो हमने क्या देख लिया कि उपयोगिता क्या है और उसकी विशेषताएं क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं उपयोगिता के प्रकार। तो उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? तो उपयोगिता मेनली दो प्रकार की होती है। एक होती है सीमांत उपयोगिता, दूसरी होती है कुल उपयोगिता। अब अगर मैं आपको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता डायरेक्ट अभी यहाँ मीनिंग समझाने लगूं तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, वीडियो को अभी स्विच ऑफ करके यूट्यूब पे गाने लगा के सुनने लगोगे, है ना। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि कौन सी सीमांत उपयोगिता होती है, कौन सी कुल उपयोगिता होती है, और ये सब है क्या। बस आपको एक ही नियम ध्यान में रखना है, वो ये कि हमको जो भी संतुष्टि मिलेगी, जो भी उपयोगिता मिलेगी किसी वस्तु से, उसको हम गिन सकते हैं। गिन क्यों सकते हैं? क्योंकि हमने यूटिल्स बनाई है ना उसको मापने का तरीका। क्या? कि हमको जो भी उपयोगिता है उसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझना। मान लीजिए मेरे पास 6 चॉकलेट आइसक्रीम है। कौन सी आइसक्रीम? चॉकलेट फ्लेवर। ऐसी वैसी नहीं बेटा, तुमको क्या लगा ये खाएंगे ऑरेंज वाली? चॉकलेट आइसक्रीम खाते हैं। तो मेरे पास 6 चॉकलेट आइसक्रीम है। ठीक है, अब ये 6 चॉकलेट आइसक्रीम है। अब ध्यान रखें, इसमें आइसक्रीम चॉकलेट वाली है। टोटल कितनी इकाइयां रखी है मेरे पास? इसकी 6 संख्याएं रखिए, 6 इकाइयां मेरे पास रखिए। किसकी? आइसक्रीम की। आइसक्रीम एक वस्तु है, उस वस्तु की 6 इकाइयां मेरे पास इस समय रखी है। ठीक है, अब मैं एक एक करके ये आइसक्रीम खाऊंगा। देखना, अरे सर हमको भी खिलाओ ना। नहीं, अभी खाना शुरू करी नहीं मैंने, हमको भी खिलाओ ना लग गए। यही तो बात तुम्हारी पसंद नहीं आती फिर। और जैसे मैं कोई सही नहीं खा रहा हूँ, अरे भैया दिख रही है केवल, सही में तो मैं भी नहीं खा रहा, मेरी तो खुद इच्छा हो रही है आइसक्रीम खाने की, है ना, तो केवल दिख रही है, सही में मैं भी नहीं खा रहा हूँ, है ना। पर सर गर्मी में आप आइसक्रीम की याद दिला देते हो। देख रहे हो इस समय गर्मी पड़ रही, आइसक्रीम मतलब भगवान, और बल्कि भगवान से बढ़ के इस समय तो हमारे सामने एक तरफ शंकर जी हो और एक तरफ ये आइसक्रीम हो, तो हम कहेंगे शंकर जी क्षमा, आइसक्रीम जमा। ठीक है बेटा कह लेना, पर मेरे को अभी पढ़ा लेने दो। चलिए, तो 6 मेरे पास चॉकलेट आइसक्रीम रखे हैं। अब मैं एक के बाद एक इस आइसक्रीम को खाऊंगा। जैसे देखो, मैंने पहली आइसक्रीम खाई, मतलब आइसक्रीम की पहली इकाई खाई। अब पहली इकाई खाई, मेरा आइसक्रीम खाने का मन था, मैंने आइसक्रीम खाई, मुझे संतुष्टि मिली, तो मैं क्या बोलूंगा कि आइसक्रीम में उपयोगिता है। तो मैंने पहली चॉकलेट आइसक्रीम खाई और मुझे उससे संतुष्टि मिली। अब वो संतुष्टि कितने की मिली? मान लो उसको मैं संख्या में बोलता हूँ 50 या 40 बोलता हूँ, 40 ठीक है। 40 मुझे क्या मिली? उसकी संतुष्टि मिली। सर ये 40 क्या है? बेटा यूटिल्स, एक नंबर ले लिया मैंने कि मैंने एक आइसक्रीम खाई और उस आइसक्रीम को खाने से मुझे जो संतुष्टि मिली उसकी संख्या मैंने रख दी। कितनी रख दी? 40 यूटिल्स रख दी। अभी हमने पढ़ा था ना कि उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप लेंगे, तो मैंने माप के संख्या कितनी रख दी? 40 रख दी, है ना। सर 40 ही क्यों? 100 रख देते, 4 रख देते, जो मर्जी रख दो, कुछ भी संख्या रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैंने 40 रखी है तो मेरे एग्जाम्पल में ये 40 है, संख्या कोई भी रखी जा सकती है। चलिए, तो मैंने आइसक्रीम की पहली इकाई खाई और उससे मुझे संतुष्टि कितने की मिली? 40 की संतुष्टि मिली। अब मैं दूसरी आइसक्रीम खाऊंगा। अब देखो, जब मैं दूसरी आइसक्रीम खाऊंगा
तो इस दूसरी आइसक्रीम को खाने से मुझे संतुष्टि तो मिलेगी, पर उतनी नहीं जितनी पहली आइसक्रीम खाने से मिली थी। मतलब ये कि जब मैंने पहली आइसक्रीम खाना खा रहा था तब मैं बहुत एक्साइटेड था कि अरे यार आइसक्रीम आइसक्रीम। और पहली आइसक्रीम खाते समय मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैंने उस उपयोगिता को कितना बोल दिया, 40, कि मुझे 40 यूटिल्स मिले। पर जैसे ही मैंने उस चॉकलेट आइसक्रीम की दूसरी इकाई खाई तो मुझे उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा मुझे पहली बार आया था, क्योंकि पहली बार में ज़्यादा एक्साइटेड था। तो दूसरी जब मैंने इकाई खाई आइसक्रीम की तो मुझे मान लो उससे संतुष्टि मिली कितने की, 30 की। मतलब मुझे उससे उपयोगिता मिली 30 की। यानी आइसक्रीम में उपयोगिता तो है, अभी भी मुझे अच्छी तो लग रही है, पर उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी पहली लगी थी। क्यों? क्योंकि पहली बार में बहुत ज़्यादा उसके लिए बेसब्र था खाने को। तो पहली आइसक्रीम की पहली इकाई खाई तो मुझे 40 यूटिल्स मिले। पर दूसरी जब मैंने आइसक्रीम खाई, वो आइसक्रीम की दूसरी इकाई खाई, तो मुझे कितने यूटिल्स मिले, 30 यूटिल्स की मुझे उससे संतुष्टि, उससे उपयोगिता मिली। फिर मैंने आइसक्रीम की तीसरी इकाई खाई। तीसरी इकाई खाने पर मुझे जो संतुष्टि मिली वो 20 की ही मिली। फिर मैंने चौथी इकाई खाई। चौथी इकाई खाने पर मुझे 10 की ही उपयोगिता मिली। फिर मैंने पांचवी इकाई खाई। तब तक तो मैं बोर हो गया था चॉकलेट चॉकलेट फ्लेवर खा के, तो मैंने उसको खाया तो मुझे कुछ मजा ही नहीं आया। और कुछ मजा ही नहीं आया, कुछ संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें मुझे 0 यूटिल्स मिले। ठीक, क्यों? क्योंकि कुछ मजा ही नहीं आया। भाई मजा आ गया शुरू में, अब वही चीज खाओगे तो बोर हो जाओगे ना, तो वो बोर होने की सिचुएशन आ गई। अब मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा, तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी आइसक्रीम में कोई उपयोगिता नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि अब मेरी संतुष्टि ही नहीं कर सकती है आवश्यकता की। तो मैं बोलूंगा कि पांचवी जो मैं आइसक्रीम की पांचवी इकाई खा रहा था उसमें कोई उपयोगिता नहीं है। फिर छठवीं रखी थी, मैंने कहा निपटाओ सुलझाओ, फुर्सत पाओ, और क्या इससे पहले कोई और आके खाए, अपन ही खा लो। तो मैंने वो छठवीं आइसक्रीम की छठवीं इकाई भी खा ली। पर छठवीं इकाई खाने पर मेरा तो बहुत मुंह खराब हो गया भाई। क्यों? क्योंकि मैं पहले खा चुका था इतनी, उसके बाद मेरी इच्छा तो हो नहीं रही थी, और ऊपर से मैंने एक और खा ली, तो मेरी अब उपयोगिता नेगेटिव होने लगी थी। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक मतलब कि पहले मुझे 40 की उपयोगिता मिली, फिर 30, 20, 10, फिर एक समय ये आया मुझे वस्तु से उपयोगिता ही नहीं मिल रही आइसक्रीम से, और एक समय तो ये आया कि मुझे इससे नकारात्मक उपयोगिता मिलने लगी। नकारात्मक का मतलब मुझे उससे उपयोगिता तो नहीं मिल रही और मुझे वो चीज बुरी लग रही है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक उपयोगिता। तो आप देखो, मैं एक के बाद एक आइसक्रीम की इकाइयां खाते गया और मुझे उससे एक के बाद एक संतुष्टि मिलती गई। अब एक एक इकाई खाने पर मुझे ये जो उपयोगिता एक के बाद एक मिलते जा रही है, इसी उपयोगिता को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता क्या है कि जब भी आप किसी वस्तु की, वस्तु एक ही है भाई ध्यान रखना, जब भी आप किसी एक वस्तु की एक के बाद एक इकाइयां खाते जाते हो, तो हर एक इकाई से आपको जो उपयोगिता मिलती है उसे हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। जैसे मैंने पहली इकाई खाई तो मुझे 40 की उपयोगिता मिली, मैंने दूसरी इकाई खाई तो मुझे कितने की उपयोगिता मिली, 30 की। तो मैं बोलूंगा कि दूसरी इकाई से मुझे 30 की जो उपयोगिता मिली वही मेरी सीमांत उपयोगिता है। मैंने तीसरी इकाई खाई, मुझे 20 की उपयोगिता मिली, ये 20 की उपयोगिता ही मेरी सीमांत उपयोगिता है। तो इस तरीके से सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है? सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है हर एक वस्तु की हर अगली इकाई खाने पर या उपभोग करने पर उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो ये हमने देखी सीमांत उपयोगिता। अब मैं बात करता हूँ कुल उपयोगिता की। तो देखो, जब मैंने आइसक्रीम की पहली इकाई खाई थी तो मुझे कितने की उपयोगिता मिली थी, 40 की। जब मैंने आइसक्रीम की दूसरी इकाई खाई तो उस दूसरी इकाई से मुझे कितने की उपयोगिता मिली थी, 30 की। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक आइसक्रीम की जब मैंने 2 इकाइयां खा ली तो दोनों इकाइयों से मुझे टोटल 70 की उपयोगिता मिल गई, पहली से 40 की और दूसरी से 30 की। तो कुल मिला के 2 आइसक्रीम से मुझे कितने की उपयोगिता मिली, 70 की। फिर जब मैंने तीसरी इकाई खाई थी तो तीसरी इकाई से मुझे कितने की उपयोगिता मिली थी, मुझे मिली थी 20 की उपयोगिता। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 इकाइयां जब मैंने आइसक्रीम की खाई तो टोटल मेरी उपयोगिता हो गई 90। कैसे 90 हो गई कि पहली इकाई से 40, दूसरी इकाई से 30 और तीसरी इकाई से 20। तो 40, 30, 70 और 20, 90। तो आइसक्रीम की 3 इकाइयां खाने से मेरे पास कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हो गई, मुझे 90। फिर मैंने चौथी इकाई खाई, चौथी इकाई से मुझे 10 की उपयोगिता मिली। तो एक आइसक्रीम की चारों इकाइयों की उपयोगिता का योग कितना हो गया, टोटल 100। फिर जब मैंने पांचवी इकाई खाई तो उससे तो मुझे कोई उपयोगिता ही नहीं मिली, तो मेरी आइसक्रीम की पांचों इकाइयों की उपयोगिताओं का योग टोटल अभी भी कितना रहा, 100 ही रहा।
फिर जब मैंने 6वीं इकाई खाई तो उसमें तो और मुझे नकारात्मक उपयोगिता मिली और उपयोगिता मेरी माइनस में होने लगी। तो मैं माइनस में होने लगी तो 5 इकाइयों से तो 100 की उपयोगिता थी, लेकिन जब मैंने 6वीं इकाई की उपयोगिता जोड़ी जो कि -10 है तो 100 मेरा था। 100 में अगर मैं -10 को जोड़ूंगा तो -10 जोड़ूंगा तो और उल्टा 90 हो जाएगा। तो 6वीं इकाई से मेरी कुल उपयोगिता कितनी हो रही है? टोटल 90 हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन पूरी 5 इकाई, जब मैंने 4 इकाइयाँ खाई थी तो मेरी 100 की उपयोगिता थी, 5वीं इकाई खाई तो भी मेरी कुल उपयोगिता 100 ही रही, 6वीं इकाई खाई तो मेरी कुल उपयोगिता घटकर कितनी हो गई? 90 हो गई। तो कुल उपयोगिता का क्या मतलब होता है? कुल उपयोगिता का यहाँ मतलब होता है जब आप एक ही वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हो तो उस उपभोग से आपको सभी इकाइयों की जितनी भी उपयोगिताएं मिलती है उन सबका आप टोटल कर लो, ये टोटल ही आपका कुल उपयोगिता कहलाएगा। मतलब जो भी उपयोगिताएं हैं उसका कुल कर लो तो ये आपकी क्या बन जाती है? कुल उपयोगिता बन जाती है। तो हमने दो मतलब देखे, एक देखा सीमांत उपयोगिता, दूसरा देखा कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब कि हर एक अगली इकाई खाने पर उपभोक्ता को जो भी अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है उसे हम सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। और कुल उपयोगिता में हमने देखा कि जब किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयां खाई जाती है तो एक से अधिक इकाइयां खाने पर उसे जितनी भी उपयोगिताएं प्राप्त होती है उनका कुल उनका योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। तो ये हमारे हुए उपयोगिता के प्रकार, और ये हमने देखा साथ में ही टेबल। अब ये जो मैंने आपके सामने टेबल बनाया है ये टेबल बहुत काम का है। ये टेबल हमारे दो प्रश्नों के उत्तर तैयार करेगा। पहला तो उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, दूसरा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध होता है। ठीक, चलिए तो इसी टेबल की मदद से पहले हम उपयोगिता ह्रास नियम को समझते हैं। अब देखो बेटा, उपयोगिता ह्रास नियम नाम में ही लगा है ह्रास, और ह्रास का मतलब क्या होता है? घटना। 11th क्लास में अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना आपने कि संपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट, कमी या घटने को ही हम क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास बोलते हैं। तो वो मूल्यह्रास था, यहाँ हम उपयोगिता ह्रास पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम पढ़ेंगे उपयोगिता का घटना, उपयोगिता का कम होना। तो उपयोगिता ह्रास नियम या घटती उपयोगिता नियम क्या होता है? वो ये होता है कि जब एक उपभोक्ता जैसे जैसे एक वस्तु की एक के बाद एक इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो उससे जो उसको उपयोगिताएं प्राप्त होती है, सीमांत उपयोगिता, जो उसको सीमांत उपयोगिताएं प्राप्त होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? घटने लगती है, कम होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं उपयोगिता ह्रास नियम या घटती उपयोगिता का नियम। घटती उपयोगिता नियम ने क्या बताया कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की एक के बाद एक इकाइयों का उपभोग करेगा तो हर एक अगली इकाई से जो उसको सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने वाली होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? घटती सीमांत उपयोगिता नियम बोलते हैं। सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसे जैसे उपयोग करोगे उसकी सीमांत उपयोगिता तो घटेगी, वो तो बढ़ भी तो सकती है। नहीं बेटा, कभी नहीं बढ़ेगी, हमेशा कम ही होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि हमारी मानवीय प्रकृति ऐसी होती है कि धीरे धीरे पहले तो हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लालायित होते हैं, लेकिन जब वो चीज हमारे पास आ जाती है तो धीरे धीरे हम उससे बोर होने लगते हैं, और एक समय बाद तो हमारे लिए वो काम की नहीं रहती, और एक समय बाद तो हमें वो चीज बुरी लगने लगती है। वही नियम हमारी प्रकृति पे यहाँ पे लागू होता है। हमारी यूनिट का भी नाम इसीलिए तो है उपभोक्ता व्यवहार, कि उपभोक्ता व्यवहार कैसे करता है। तो आप कोई भी वस्तु ले लो दुनिया की, उस पर यही नियम लगेगा। बचपन याद कर लो, बचपन में हम किसी खिलौने के लिए मरे जाते थे, फिर जब वो खिलौना हमारे पास आया या वो गुड्डा गुड़िया जिसके भी साथ हम खेले बचपन में उसको हम साथ लेके सोते थे। क्यों? क्योंकि हमको उस समय शुरुआत थी हमारी, पर धीरे धीरे वो गुड्डा कहीं पड़ा रहता था, हमको कोई मतलब ही नहीं रहता था क्योंकि हम उससे बोर हो चुके थे। और उसके बाद एक समय आता था कि वो गुड्डा गुड़िया जो भी है हमको इतने बुरे लगते थे कि जब भी रास्ते में आ जाए तो हम उसको लात मार देते थे क्योंकि वो अब हमको बुरे लगने लगे थे। वही प्रकृति, वही जो व्यवहार है हमारे यहाँ उपभोक्ता पे भी एप्लीकेबल होता है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो शुरू में तो वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उससे हम बोर होते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी का नाम हमने क्या रख दिया? घटती उपयोगिता नियम या उपयोगिता ह्रास नियम। अब ये जो हमने अभी उपयोगिता ह्रास नियम को समझा, अब इसी को हम टेबल के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में यहाँ बोर्ड पे समझेंगे।
तो ये टेबल वही है जो अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था, जिसमें मैंने वस्तु की इकाइयां रखी, वही आपके आइसक्रीम की इकाइयां, एक तरफ सीमांत उपयोगिता और एक तरफ कुल उपयोगिता रखी। अब इसी को हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे कि इसको ग्राफ पे किस तरीके से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष पे हम रखेंगे वस्तु की इकाइयां और वाई अक्ष पे हम क्या रखेंगे, दोनों चीजें। एक तो हम रखेंगे यहां पे सीमांत उपयोगिता भी, एवं हम यहीं पे रख लेंगे क्या, कुल उपयोगिता भी। दोनों ही चीजें हम यहाँ पे एक साथ देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने x पे क्या रखा, वस्तु की इकाइयां, और यहाँ पे सीमांत एवं कुल उपयोगिता। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम वस्तु की इकाइयां और सीमांत उपयोगिता को समझ लेंगे, फिर हम वस्तु की इकाइयां और कुल उपयोगिता को समझ लेंगे। तो वस्तु की इकाई जब पहली थी तो सीमांत उपयोगिता कितनी थी, 40। अरे मैंने स्केल तो बनाया नहीं है, पहले स्केल बना लें कि हम स्केल कितना ले। वस्तु की इकाइयां कितनी है हमारी, 1 से लेके 6 तक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसी तरह यहाँ पे हमारी कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता दिखाना, तो स्केल क्या ले भाई, हम स्केल 100 तक आ रहा है तो 20-20 का ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80 और ये 100। एक संख्या माइनस में है इसलिए हमारा स्केल उपयोगिता का माइनस में भी जाएगा, तो 20-20 का चल रहा, इसलिए यहाँ पे भी एक मैंने ले लिया -20, तो ये हमारा माइनस में भी स्केल हो गया। अब देखते हैं, पहले हम सीमांत उपयोगिता और वस्तु की इकाइयों को केवल देखेंगे, मतलब वस्तु की इकाइयों और सीमांत उपयोगिता, पहले ये दो टेबल देखेंगे, फिर वस्तु की इकाइयों और कुल उपयोगिता, इसको देखने वाले। तो वस्तु की इकाई जब 1 थी तो सीमांत उपयोगिता कितनी है, 40। वस्तु की इकाई 1 और सीमांत उपयोगिता 40, तो मेरा पहला निशान बनता है ये। फिर वस्तु की इकाई कितनी है, 2, तो सीमांत उपयोगिता कितनी है, 30। तो 2, तो 30 कहाँ आएगा भाई, 20 और 40 के बीच में 30, मतलब 30 होगा ये 2 और ये 30। फिर तीसरी इकाई पे 20 की उपयोगिता, तो इकाई तीसरी और 20 के सामने ये एक निशान ये बना दिया। फिर चौथी इकाई 10 की उपयोगिता, तो चौथी इकाई 10 कहाँ पे होगा, 0 और 20 के बीच में, मतलब ये पॉइंट, तो 4 और ये होगा हमारा 10। पांचवी इकाई 0, तो 5 और फिर उपयोगिता कितनी, 0। फिर छठवा और -10, तो छठवीं इकाई -10 कहाँ आएगा, तो 0 और -20 के बीच में ये होगा -10, मतलब 6 और -10, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा लगभग यहाँ। अब ये पूरी लाइन को हम मिला दो। सर स्केल से मिलाना है क्या, जैसी मर्जी बेटा, जैसा मिलाना है वैसा मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी क्या है, ये है सीमांत उपयोगिता। दूसरा, अब हम देखेंगे इकाइयों के साथ कुल उपयोगिता को। पहली इकाई कुल उपयोगिता कितनी, 40, तो 1 और 40, मतलब यही पॉइंट आ रहा पहला। तो फिर दूसरी इकाई और कुल उपयोगिता कितनी, 70, तो दूसरी इकाई कुल उपयोगिता 70 पे निशान मुझे लगाना है, तो 60 और 80 के बीच में 70 ये होगा, तो दूसरी इकाई और 70 ये पॉइंट आ गया मेरा। फिर तीसरी इकाई और 90, तो तीसरी इकाई 90 होगा 80 और 100 के बीच में, तो तीसरी इकाई और ये मैंने पॉइंट लिया 90 पे। फिर चौथी इकाई कुल उपयोगिता 100, चौथी इकाई कुल उपयोगिता पे मैंने निशान लगा दिया, ये है कुल उपयोगिता 100। पांचवी इकाई पे भी 100, तो पांचवी इकाई कुल उपयोगिता अगेन कितनी है, 100। छठवीं इकाई में कितना, 90, तो छठवीं इकाई और 90 है हमारा, ये इसकी सीध में 90। चलो अब इसको भी हम बना देते हैं। ये हमारा क्या बन गई, कुल उपयोगिता। तो
इसमें हमको देख के भी समझ आ रहा है कि देखो सीमांत उपयोगिता ऊपर से पूरे गिरते जा रही है, जीरो भी हो गई और नेगेटिव हो गई। कुल उपयोगिता पहले बढ़ते जाती है, फिर एक समय आके इक्वल हो जाती है और उसके बाद फिर क्या होने लगती है, गिरने लगती है। ठीक, यही एक्चुअल में इनका संबंध होता है। ये संबंध होता है मतलब कि अब हमको देखना है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता इन दोनों में आखिर संबंध क्या होता है। तो देखें भाई, अगर हम कुल उपयोग सीमांत उपयोगिता की बात करें तो सीमांत उपयोगिता तो गिरते जा रही है, जीरो हुई और नेगेटिव हो गई। कुल उपयोगिता की बात करें तो कुल उपयोगिता बढ़ते जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट आ गया 100 और उसके बाद वो भी क्या होने लगी, गिरने लगी। तो मैं इसके 3 भाग करता हूं। पहला भाग ये वाला, जिसमें आप देखें कि आपकी सीमांत उपयोगिता गिर रही है लेकिन अभी भी धनात्मक है, जीरो भी नहीं हुई, ऋणात्मक भी नहीं हुई, और कुल उपयोगिता हर बार क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो इतना पोर्शन है, इस पोर्शन में मेरी जो सीमांत उपयोगिता है, जो सीमांत उपयोगिता वो क्या होती है, घटती है। तो जो कुल उपयोगिता है वो कुल उपयोगिता क्या होती है भाई, बढ़ती है। कि जब मेरी सीमांत उपयोगिता घट रही है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरी सिचुएशन में आप देखो, जब मेरी सीमांत उपयोगिता क्या है, जीरो है, तो कुल उपयोगिता अभी भी कितनी है मेरी, 100 ही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरी सीमांत उपयोगिता जीरो है तो कुल उपयोगिता अधिकतम पॉइंट पे है, कितना है वो, 100, क्योंकि उसके ऊपर कहीं भी देखो 100 से ऊपर संख्या ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं जब आपकी सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है। कौन सी सिचुएशन, दूसरी। अब तीसरी सिचुएशन में जब मेरी सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, तो मेरी कुल उपयोगिता देखो 100 से कम हो गई, गिरने लगी। तो हमारी तीसरी सिचुएशन बनेगी जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। और देखो, अगर इससे पहले की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो कुल उपयोगिता एक भी बार नहीं घट रही थी, हर बार वो बढ़ती है। लेकिन अगर ये ऋणात्मक हो गई तो आपकी कुल उपयोगिता 100 से 90 हो गई, यानी घटने लगी। तो ये जो हमने देखा, ये हमने क्या देखा, हमने देखा सीमांत उपयोगिता और जो कुल उपयोगिता है उनके बीच में संबंध देखा। और कितने संबंध है टोटल, 3। कौन कौन से, पहला कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन धनात्मक है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अपने अधिकतम पॉइंट पे होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। इसी चीज को हम ग्राफ के साथ भी देख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ये हिस्सा है सीमांत उपयोगिता का, ये है कुल उपयोगिता का। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता घट रही है, यहां से लेके ये जो हिस्सा है इसमें सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। तो उसी सिचुएशन में आप देखो कि आपके इस वाले पॉइंट तक जो कुल उपयोगिता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब जब सीमांत उपयोगिता घट रही है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है। दूसरा हमारा ये वाला पॉइंट है जहां पे हमारी सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य। तो अगर सीमांत उपयोगिता शून्य है तो इसकी सीध में जाओ, आपको मिलेगा ये वाला पॉइंट। ये मतलब
ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी जो कुल उपयोगिता है वो अपने अधिकतम बिंदु पर है। तो जब सीमांत उपयोगिता गिर रही तब कुल उपयोगिता बढ़ रही, जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर है। और तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो गई, ये ऐसे माइनस हो गई, तब आप देखें कि आपकी जो कुल उपयोगिता है वो क्या होने लगी, गिरने लगी। तो इस तरीके से आप चाहे तो वहां टेबल के माध्यम से या यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से तीनों संबंधों को देख सकते हैं। वहां टेबल में भी आप संख्या के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ ये ब्लू कलर की रेड कलर की लाइन के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से तीन संबंध कौन से हुए, सीमांत उपयोगिता गिरती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, सीमांत उपयोगिता अगर नकारात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ने लगती है। तो ये हमारा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के प्रकार, साथ में उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध, और उपयोगिता ह्रास नियम टेबल और ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे कंप्लीट किया। तो बेटा अगर मैं उपयोगिता विश्लेषण चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में केवल उपयोगिता का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार और फिर उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, बस इतना ही कवर होता है। ठीक, अगली क्लास में हम उपभोक्ता संतुलन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।